आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड सीडीपी, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम बाल विकास भी कहते हैं। तो आज से इसको हम डिस्कस करेंगे और मैं इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा। तो आज मैं आपके साथ चैप्टर 1 डिस्कस कर रहा हूँ। इसका नाम है वंशानुक्रम और वातावरण, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बाल विकास में आखिर इस चैप्टर का रोल क्या होता है। तो हम बात करें जो वंशानुक्रम होता है, आपको पता है कि कुछ गुण वंशानुक्रम के द्वारा हमारे माता पिता के गुण या हमारे पूर्वजों के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं या बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो होता क्या है, इससे हमारे व्यक्तित्व पर या हमारी बुद्धि पर या हमारे शरीर की बनावट पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा उसी के अनुसार व्यवहार भी समय समय पर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमें बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को अच्छी तरीके से समझने के लिए दो चीजें को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। तो वंशानुक्रम तो एक ऐसी चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो चीजें हमारे अंदर आनी है तो वो आनी है, मतलब वो तो आएगी ही, उसको हमारे ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन वातावरण जो होता है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है, ठीक है, अगर हमारे आसपास का वातावरण अच्छा है तो नो डाउट हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा, वो अच्छा होगा। हालांकि वंशानुक्रम भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वातावरण का हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो इन दोनों को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें बच्चे को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ने की आपको क्या आवश्यकता होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं वंशानुक्रम से। तो देखिए, वंशानुक्रम एक्चुअली होता क्या है, वंशानुक्रम है क्या। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो बायोलॉजी में आपने सुना होगा जीन्स के बारे में। जीन्स के बारे में आपने सुना होगा। जीन्स क्या होते हैं? ये वही जीन्स होते हैं जो हमसे हमारे बच्चों में स्थानांतरित होते हैं या हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो गुणों का जो हमारे पैतृक गुण होते हैं या जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। यानी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ये बायोलॉजिकल टर्म है और ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, यानी हम इसको 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ा होगा। जैसे ये हमारी कोई कोशिका है तो इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी या हम कह सकते हैं 46। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में और सी टेट में भी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो अब देखो, बात आती है कि 23 जोड़ी जो पाए जाते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स मां के अंदर पाए जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 22, तो अब 23 क्रोमोसोम्स मां के अंदर हो गए, 23 क्रोमोसोम्स पिता के अंदर हो गए। अब क्या देखो, जो 23 में से 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी तो चाहे पिता हो या माता हो, ठीक है, चाहे पिता हो या माता हो, 22 जोड़ी तो दोनों के अंदर बराबर रहते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी पिता के अंदर और 22 जोड़ी माता के अंदर क्या रहते हैं? समान रहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो होता है वो दोनों के अंदर अलग अलग होता है, पिता और माता के अंदर अलग अलग होता है। ठीक है, तो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स माता और पिता के अंदर समान रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऑटोजोम्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऑटोजोम्स मतलब 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स माता के अंदर और 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पिता के अंदर। लेकिन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होंगे
22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होंगे, सॉरी क्रोमोसोम्स होंगे, वो चाहे वो पिता के अंदर हो या माता के अंदर, चाहे वो पिता के अंदर हो या माता के अंदर, उन दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माता के अंदर एक्स एक्स है 22 जोड़ी में, तो पिता के अंदर भी क्या होगा, एक्स एक्स होगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होता है वो दोनों के अंदर अलग होता है। देखो क्रोमोसोम्स का 23वां जोड़ा दोनों के अंदर अलग अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता, क्या कैसे कैसे पाए जाते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं डिलीट कर दूं, वेट, हाँ अब देखो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये हो गई हमारी मदर और ये हो गए हमारे फादर। ठीक है, ये मदर हो गई, फादर हो गई। अब मदर में क्या होता है, देखो मदर में जो होता है दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक्स एक्स, मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाएगा, और फादर में एक तो पाया जाएगा एक्स और एक पाया जाएगा वाई। ठीक है, मदर में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और फादर में एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अब देखो अगर माता का एक्स पिता के एक्स से मिलता है, ठीक है, माता का एक्स पिता के एक्स से मिलता है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स एक्स बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्स बनेगा, तो एक्स एक्स का मतलब होगा कि वो लड़की, जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, लड़की होगी। जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, लड़की होगी। और अगर पिता का वाई और माता का एक्स दोनों मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाई का मतलब होगा जो संतान उत्पन्न होगी वो आपकी क्या होगी, पुत्र होगी। ठीक है, वो क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा, बॉय पैदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल चीज होती है वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से ही गुणों का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो इतनी चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं कोशिका के अंदर या मानव जीव के अंदर, जिसमें से 22 जोड़ी जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो 22 जोड़ी सेम होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है वो दोनों में अलग अलग होते हैं। माता में होते हैं एक्स एक्स, पिता में होते हैं एक्स वाई। 23वां जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि वंशानुक्रम का जो जनक माना जाता है वो किन्हें माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे परिभाषा आती है वंशानुक्रम की। कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो देखो वुडवर्थ ने इसके बारे में क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। मतलब क्या है, वंशानुक्रम में वे सभी चीजें शामिल हो जाती हैं जब से बालक पैदा हुआ। जब बालक पैदा हुआ था तो उसके अंदर कुछ जो गुण थे, जो भी गुण थे, ठीक है, वो सारे गुण वंशानुक्रम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। ठीक है, मतलब वंशानुक्रम का ये होता है कि जब बालक पैदा होता है, बालक पैदा होते समय उसके अंदर जो भी गुण होंगे, या जैसे वो काला है या फिर उसके अंदर कोई मान लो उसका जो शरीर की बनावट है वो कैसी है, वो सब डिपेंड करती है वंशानुक्रम में। अब जब वो पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद जो उसका जीवन शुरू होता है, जीवन उसका शुरू होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। मतलब पैदा जब हो गया, पैदा हो गया, ठीक है, तब तो इसमें जो गुण आए वो किसके अकॉर्डिंग आए, वंशानुक्रम। क्या पैदा होने के बाद जो चलेगा सिस्टम, वाता जो एनवायरमेंट में जब वो रहेगा, सरवाइव करेगा, तो एनवायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो उसी चेंजेस को हमें जानना है। लेकिन यहाँ पे वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वुडवर्थ कह रहे हैं कि वंशानुक्रम केवल सिर्फ और सिर्फ वही है, उसमें गुण उतने ही हैं जितने पैदा होते समय उसके अंदर विद्यमान थे, बाकी जब आगे बढ़ेगा उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगली जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है डगल्स और हॉलैंड के अनुसार। डगल्स और हॉलैंड क्या कहते हैं, वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने
अपने माता पिता या पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल होती हैं। मतलब वातावरण, इनडायरेक्टली सभी लोग वही कह रहे हैं कि एक बच्चा, भौतिक विशेषताएं, मतलब भौतिक विशेषताओं का मतलब होता है शरीर की बनावट, ठीक है। रचनाएं, रचनाएं मतलब कि उसकी नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, ठीक है, ये समझ गए। रचनाएं में ये आ गया। भौतिक विशेषताएं में उसकी शरीर की बनावट कैसी है, कार्य क्षमता है, वो कितना कार्य कर पाता है, कितना कार्य नहीं कर पाता है, वो सभी चीजें जो उसे अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, वो सब किस में शामिल होती हैं, वंशानुक्रम में शामिल होती हैं। लेकिन कुछ चीजें से कार्य और क्षमताएं हैं, कार्य और क्षमताएं तो देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि हालांकि कुछ कार्य और क्षमताएं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ कार्य और क्षमताएं पर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लो आप बच्चों को सही तरीके से खाना नहीं खिलाओगे तो वंशानुक्रम क्या करेगा, वंशानुक्रम कुछ नहीं करेगा। मतलब अगर आप बच्चों को सही तरीके से न्यूट्रिशन दे रहे हो तो कार्य और क्षमता उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब कार्य और क्षमता पर डेफिनेटली एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आपके वंशानुक्रम के बारे में, तो उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला, ये तो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। जेम्स डेवर के अनुसार देख लीजिए, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो वो सभी वही कह रहे हैं, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, मतलब माता पिता किस तरीके से, उनका शरीर किस तरीके से है, माता पिता की पिताजी की लंबाई कितनी है, माता जी का शरीर कैसा है, मानसिक विशेषता मतलब दिमाग कैसा है उनका, वो किस तरीके से सोचते हैं, उन सभी विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप बाकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेना। मेरे हिसाब से तो वुडवर्थ और ये जो जेम्स डेवर और डगलस और हॉलैंड, ये तीन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देखना विशेष रूप से, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे है वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। तो वंशानुक्रम का महत्व मैंने आपको बताया भी है कि वंशानुक्रम से क्या होता है, जो व्यक्तियों में, प्रत्येक व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो वंशानुक्रम के अनुसार होती हैं। मतलब यह है कि एक अध्यापक के लिए वंशानुक्रम का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है। मतलब मान लीजिए कि एक बच्चा बहुत कमजोर है, एक बच्चा अच्छा है, तो वो क्या करेगा, ये विभिन्नता हो गई, तो एक कमजोर बच्चा होगा, उसको उसके लिए वो अलग तरीके से कोई अप्रोच अपनाएगा समझाने के लिए कि भाई जब वो समझाए तो जो कमजोर बच्चा है वो भी समझ जाए, तो उसी के हिसाब से वो अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो वंशानुक्रम का महत्व किस में आ जाता है, व्यक्तियों में विभिन्नताएं पहचानने में, ठीक है। वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता भी लगता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक हो सकता है। जन्मजात क्षमताएं मतलब यह है कि उसकी बुद्धि किस तरीके से है, उसका संज्ञानात्मक विकास कितना हुआ है, क्या लेवल है, तो उसी के अनुसार वो अध्यापक क्या करेगा, उसी के अनुसार अपना जो भी शिक्षण कार्य करेगा उसी के अकॉर्डिंग करेगा। वंशानुक्रम के कारण बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों में लिंग भेद पाया जाता है। लड़के और लड़कियों में विषयों को लेकर क्षमता कम या अधिक होती है, अध्यापक उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा, फिलहाल अगर मैं ऐसे कहूंगा तो एक तरीके से ये जेंडर बायस हो जाएगा, मतलब लिंग विभेदिता हो जाएगी, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जब लड़के लड़कियां होते हैं तो उनमें एक स्पेसिफिक विषय को लेकर, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर ही लड़के अलग तरफ जाते हैं, लड़कियां अलग तरफ जाती हैं। मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली लड़कों का रुझान जो होता है मैथ की तरफ ज्यादा होता है, और लड़कियों का जो रुझान होता है वो जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपके हस्तकला वाले सब्जेक्ट हो गए, या फिर आपका आर्ट हो गया, या फिर सोशल साइंस हो गया, तो उनकी तरफ रुझान लड़कियों का ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल जो है लड़कियां मैथमेटिक्स की तरफ नहीं जाती, कुछ लड़कियां हैं जो विशेष लड़कियां हैं, मतलब 100% में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 100% में से 50% अगर लड़के मैथमेटिक्स लेते हैं तो लड़कियां 20% लेती हैं। कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं इसमें लिंग विभेदता पाई जाती है, ठीक है। अगला देखो, वंशानुक्रम से ही शरीर की रचना होती है। मतलब वंशानुक्रम ही शरीर की रचना के लिए क्या है, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सिद्धांत वंशानुक्रम के क्या होते हैं, तो वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में बात करें तो पहला सिद्धांत आता है भिन्नता का सिद्धांत।
भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि भिन्न पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टताएं हैं। मतलब आपने ये देखा होगा कि जो अगर मान लीजिए कई सारे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स या फिर कई सारे बच्चों के अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, तो उनके बच्चे अलग अलग पाए जाते हैं। क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मतलब दोनों एक मतलब एक सेम शकल के बच्चे क्यों नहीं पाए जाते? सेम लंबाई के या सेम शरीर के बच्चे क्यों नहीं पाए जाते? शरीर की बनावट एक तरह सभी बच्चों की क्यों नहीं होती है? वो डिपेंड करता है माता पिता के बीज कोषों पे। बीज कोषों का मतलब होता है स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं माता पिता के, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता क्यों पाई जाती है? ड्यू टू द इंडिविजुअल स्पर्म्स, मतलब प्रत्येक माता पिता के अलग अलग स्पर्म्स के कारण बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला कह रहा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। देखो प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है कि तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। अगर यदि ऐसा है तो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मध्य बुद्धि हैं, तो ये प्रत्यागमन कहलाता है। प्रत्यागमन का सिंपल सिंपल मतलब आप समझ लो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि माता पिता तो बहुत ज्यादा मतलब टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, फादर एंड मदर, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे उनके इतने अच्छी बुद्धि वाले नहीं होते, वो बिल्कुल बेकार निकलते हैं। मैं कहने का मतलब है उनका संज्ञानात्मक विकास इतना तीव्र नहीं हो पाता है, मतलब उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से माता पिता होते हैं। तो वहां पर हुआ क्या, माता पिता तो बहुत अच्छी बुद्धि वाले हुए, लेकिन बच्चे क्या हुए, मतलब बहुत कम बुद्धि वाले हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विपरीत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन्हीं विपरीत गुणों का उत्पन्न होना कहलाता है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। मतलब यह है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। अब देखो इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। इसका मतलब समझिए, माता पिता से संतानें सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करती हैं। माता पिता से संतानें सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करती हैं। कहने का मतलब समझो, देखो उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको। यदि माँ या बाप से किसी का भी रंग सांवला है और दूसरी तरफ किसी का भी रंग काला है, तो बच्चे के काला होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि काला रंग अधिक शुद्ध दिखाई देता है। अब देखो मैं आपको समझाऊं, मैं आपको समझा रहा हूं, फिलहाल मैं इसको रब कर दूं। देखिए, एक तरफ मैंने लिया फादर और एक तरफ मैंने ली मदर। ठीक है, ये फादर हो गए और ये मदर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे ये समझो कि अगर फादर का रंग मान लीजिए ब्लैक है और मदर का रंग जो है सांवला है, थोड़ा सा सांवला रंग है। मदर का रंग कैसा है? सांवला है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अब मुझे बताओ ब्लैक ज्यादा प्योर होता है या सांवला प्योर होता है? भाई ब्लैक प्योर होगा या सांवला प्योर होगा? सांवले में तो क्या होगा, थोड़ी मिक्स मिलावट हो गई, या तो ये पूरा पूरा गोरा होता, बिल्कुल ही माता का रंग प्योर व्हाइट होता, तो वो कहने का मतलब प्योर होता। क्योंकि अब सांवला है तो सांवले में थोड़ी सी मिलावट है, किसकी? व्हाइट की और थोड़ी सी ब्लैक की, तो ये तो हमारा शुद्ध नहीं कहलाएगा, सांवला शुद्ध नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो ब्लैक है, ब्लैक हमारा प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। तो अगर फादर ब्लैक हैं और माता सांवली हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो बच्चा होगा वो क्या होगा? ब्लैक होगा। यही हमारा कहलाता है शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। समझ में आया, नहीं आया? फिर समझो, यदि माँ या बाप से किसी का रंग सांवला है और दूसरी तरफ का रंग काला है, मतलब एक माता का मान लीजिए सांवला है और पिता का रंग काला हो गया, तो बच्चा काला होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बीजमैन का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान, मतलब सेल साइंस। सेल मतलब यहाँ पे है ये देखिए CELL, सेल का मतलब है CELL से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो देखिए अगला सिद्धांत है हमारा बीजमैन का सिद्धांत या सेल विज्ञान। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पर बीजमैन क्या कहते हैं? बीजमैन का सिद्धांत जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जनित द्रव्य का मतलब क्या है। प्लस अभी पढ़ लीजिए आगे। उसके अनुसार जनित द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होता है और इसकी निरंतरता होती है।
कि इसी कारण इसे जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो बीजमैन का सिद्धांत या सेल थ्योरी क्या कहता है, सेल साइंस क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो जनित द्रव्य होता है, जनित द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर होता है। अब जनित द्रव्य है क्या? जनित द्रव्य का मतलब होता है जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जर्म प्लाज्म, जो ये लिखा है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है? ये एक तरीके से स्पर्म सेल्स होती है। क्या होती है? स्पर्म सेल्स। अब देखो होता क्या है, जैसे इसमें बेसिकली तो ये साइंस का एक तरीके से सब्जेक्ट साइंस का ही टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे माता पिता हैं मान लीजिए, तो ड्यूरिंग सेक्स जो भी इनका स्पर्म ऐड होता है, ड्यूरिंग सेक्स जो भी इनका स्पर्म ऐड होता है, तो उस स्पर्म से जो बच्चा होगा, ठीक है, उस स्पर्म से कोई चाइल्ड हुआ मान लीजिए, तो उस चाइल्ड का भी जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा? फादर के स्पर्म से मैच करेगा, फादर के स्पर्म से मैच करेगा। तो आप देखते हो कि फिर जो अब क्या मतलब ये चाइल्ड है वो कभी ना कभी फादर बनेगा, तो उस फादर से जो चाइल्ड पैदा होगा, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर के गुण भी क्या आ जाएंगे उस चाइल्ड में आ जाएंगे। किसके थ्रू आएंगे? वो जर्म प्लाज्म के थ्रू आएंगे। ध्यान रखना, किसके थ्रू आएंगे? जर्म प्लाज्म के थ्रू आएंगे। बस इतना आप समझ लो। जर्म प्लाज्म क्या होता है? एक तरीके से स्पर्म सेल्स होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला हम पढ़ेंगे गाल्टन का सिद्धांत अथवा जीव गणना का सिद्धांत। देखो ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, सॉरी ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कहते हैं गाल्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से नहीं वरन दादा दादी से भी स्थानांतरित होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्पर्म सेल आपके दादाजी से आपके पिता में आया और आपके पिता से आप में आया, तो कुछ ना कुछ गुण तो आपके दादाजी के आप में आएंगे ही, ये तो क्लियर है ना। तो कहने गाल्टन यही कहते हैं कि कुछ लक्षण, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके अंदर कुछ लक्षण होते हैं वो आपके पिता से मैच नहीं करते, लेकिन जो आपके पूर्वज और रहे होंगे, पिताजी के पिताजी रहे होंगे, उनसे मैच करेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो आपसे जो पुत्र पैदा हो रहा है या आपकी संतान पैदा हो रही है वो आपसे मैच करे। हो सकता है कि आपके चाचा से मैच करे, या हो सकता है आपके दादा से मैच करे, या किसी से भी मैच कर सकती है। तो यही कहता है हमारे गाल्टन का सिद्धांत। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये कहता क्या है। ठीक है, अगला देखो, अगला कहलाता है सांख्यिकी। इसको हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी या जीव गणना का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। अगला हम देखेंगे डार्विन का सिद्धांत। देखो डार्विन से क्या कहते हैं, डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन कह रहे हैं कि प्राकृतिक, डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप देखिए, डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करता है। वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते वह योग्य बन जाता है। इसके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर आते हैं और अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मतलब ये डार्विन कहना क्या चाह रहे हैं। इसको प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत क्यों कहा गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्यों कहा गया है? अब देखो होता क्या है कि अब यहाँ पे देखो, जैसे आप के गुण कुछ, आप अपने पिता की संतान है, ठीक है, तो आपके अंदर जो कुछ गुण आए होंगे वो आपके फादर से आए होंगे, फादर और मदर दोनों से आए होंगे आपके अंदर गुण आए। ठीक है, अब होगा क्या, अब आप मान लीजिए आपकी शादी किसी और से हुई, आपकी शादी किसी और से होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो अब जब शादी आपकी किसी और से होगी तो आपका जब चाइल्ड पैदा होगा तो आपके अंदर हो सकता है गुण आपके पिछली पीढ़ी से ना करके जो जिससे आपने शादी की है उससे थोड़े बहुत गुण आ जाए। तो मतलब क्या हुआ, ये डार्विन यही कह रहे हैं कि डार्विन के अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करता है। यानी आपका वंश चेंज हो गया। वंश चेंज मतलब, वंश चेंज तो खैर नहीं कह सकते, मतलब आपका जो आपने जिससे शादी की है उसके कुछ गुण उस बच्चे में आ गए। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें हम क्या करते हैं वातावरण से भी अर्जित कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे जिराफ हुआ करते थे, जिराफ जिराफ डार्विन कहते हैं कि जिराफ की जो पहले गर्दन हुआ करती थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, मतलब ठीक है। तो हुआ क्या, जब धीरे धीरे मतलब पेड़ पौधों में जब उस समय कमी आ गई नीचे वाले पेड़ पौधों में, तो वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को खाने के लिए जो ऊपर पेड़ों की पत्तियां होती थी तो अपने गर्दन को उठाया करते थे। जब वो अपने गर्दन को उठाते थे तो हुआ क्या, जब इस तरीके से संघर्ष करते रहे तो हुआ क्या, गर्दन उनकी
बड़ी हो गई। अब जब गर्दन एक बार बड़ी हो गई, एक बार जब गर्दन बड़ी हो गई, फिर उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी गर्दन वाले ही पैदा हुए। अब ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी गर्दन बड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार संघर्ष किसी ने कर लिया तो ये संघर्ष ये एक पीढ़ी का नहीं होता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जो लंबी गर्दन वाला संघर्ष हुआ है वो आपका बहुत पीढ़ियों भर चला होगा, तब जाके लंबी गर्दन बनी होगी। ये कहना है डार्विन का। तो डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ये कह रहे हैं कि वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते वह योग्य बन जाता है। मतलब जो जिराफ था, जिराफ ने पत्तियों को खाने के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते करते वो ये इस योग्य बन गया कि वो पत्तियों को खा सके। अब जब उसके बच्चे पैदा हुए तो वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जो गुण आ गए, वातावरण से अर्जित गुण, वो उसके वंशानुक्रम में आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आपका डाल्टन का सिद्धांत। इसके बाद एक सिद्धांत और बचा है, लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत क्या है? लेमार्क क्या कहते हैं? लेमार्क थ्योरी ये कहती है कि मन शक्ति अथवा आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व प्राणी में वंश परंपरागत गुण। अब देखो इसका मतलब क्या है, मन शक्ति अथवा आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व। अब देखो इसमें क्या है, और तथा प्राणी में वंश परंपरागत गुण। इसमें ये क्या कह रहे हैं, जो हमारे अंदर मन शक्ति होती है और जो आंतरिक प्रेरणा आती है वो भी हमारी क्या आती है, हमारे पूर्वजों से आती है। मन की शक्ति या आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, हम किसी भी चीज को हम किसी भी स्ट्रेस को कितना झेल सकते हैं। ठीक है, हम जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत में क्या करते हैं, ये सब चीजें जो हैं डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं वंशानुक्रम पे। हालांकि वातावरण पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें तो ये वंशानुक्रम पर भी डिपेंड करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मन की शक्ति या फिर जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो हमारे कहाँ से आती है, वो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार। अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संसार। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये भी कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हमें वंशानुक्रम से ही प्राप्त हो जाती है, कुछ चीजें हम वातावरण से भी अर्जित करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हम वातावरण से भी अर्जित करते हैं। जैसे आपके जो पिता हैं, उनको कुछ गुण आपके दादाजी से मिले होंगे, ये तो क्लियर है। कुछ गुण आपके दादाजी से मिले होंगे। ठीक है, अब आप जब संतान जब पैदा हुई पिताजी की, तो जैसे आप हैं अभी इस समय, तो आपके अंदर जो गुण आएंगे वो कुछ पिताजी के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सारे गुण हैं वो सब पिताजी के ही हैं या दादाजी के ही हैं। कुछ गुण क्या होंगे, आपके फादर आपको सिखाएंगे, कुछ चीजें करना आपके फादर आपको या आपकी मदर आपको सिखाती हैं। तो जो अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार, मतलब उन्होंने क्या किया, आपके फादर ने अपनी लाइफ में अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ भी सीखा था वो आपको दे दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार। तो इस तरीके से जो वंशानुक्रम है हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है या हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं अब इसकी कंटिन्यू वीडियोस बनाने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।